अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं मुगल कायनात का थर्ड पार्ट कवर करूँगी और कोशिश करूँगी कि जितना जल्दी हो सके ये नॉवल के सारे पार्ट्स मैं अपलोड करती जाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू अर्थ। अनाहिता ने आंखें खोली तो उसे यूसुफ ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा बालों में ब्रश करता नजर आया। तेजी से उठ बैठी, इधर उधर नजरें घुमाई। कोई अनजान सी जगह थी, किसी फ्लैट का कमरा था शायद। उसने कमरे का तफसीली जायजा लेके शीशे में नजर आते यूसुफ के अक्स को देखा। वो खिलाफ मामूल इंसानों वाले कपड़े पहने हमेशा से ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। सियाह हाफ स्लीव्स शर्ट, सियाह जीन्स पहने वो एलियन जमीन के सभी हीरोज को मात देता दिखाई दे रहा था। उसके चौड़े सीने पर नजर आते ही अनाहिता को एहसास हुआ कि उसका एलियन अब मुकम्मल एलियन नहीं रहा था। उसके पहलू में धड़कता दिल उसे अपने सियारे के लोगों से मुख्तलिफ बना रहा था और धीरे धीरे वो उसे मुकम्मल तौर पे इंसानों के रूप में ढालने वाला था। लेकिन यूसुफ इस बात से बेखबर उसे सीने में जगह दिए बैठा था। क्या हुआ? उसने अनाहिता की आंखों के आगे हाथ लहराया तो वो जैसे किसी ख्वाब से जागी। उसे पता ही नहीं चला वो उसे देखती रही थी। ओह सॉरी, मैं कुछ सोच रही थी एक्चुअली। वो खफत से सुर्ख हुई, साथ ही वजाहत पेश की और यूसुफ के दिल ने बेअख्तियार पहली जिद की अनाहिता को ऐसे ही देखते रहने की। अगले ही लंबे मंजर ठहर गया था। अनाहिता बुत बन चुकी थी, एक जीता जागता मुजस्मा जिसने कुछ पलों के लिए सांस रोक ली हो। चेहरे पे हया के रंग वैसे ही बिखरे थे। यूसुफ उसे कुछ देर हल्की मुस्कुराहट के साथ देखता रहा, फिर कहका लगा के हंसा, यार शी इज सो इंटरेस्टिंग। वही अनाहिता का अंदाज, आंखों से ढेर सारी पिक्चर्स लेने के बाद वो वहीं उसके सामने बैठ गया। इतना अरसा जब मैंने अपने सियारे पे तुमसे दूर गुजारा, ऐसा लग रहा है सब बेकार गुजारा। इतने अंदाज, इतनी अदाएं लिए कहाँ थे तुम आज तक? वो आंखों में हजारों रंग लिए पूछ रहा था, हालांकि वो जानता था कि वो जवाब नहीं दे सकती। उसकी आंखों से निकलने वाले सारे रंग अनाहिता के वजूद का अहाता किए हुए थे। वो कभी फूलों की शक्ल अख्तियार करते तो कभी तितलियों की, जो उसके इर्द गिर्द चकराती फिर रही थी। उसे वक्त की कैद से आजाद कर दिया जाता तो जरूर मबहूत होके उन फूलों और तितलियों को बनते बिखरते देखती। लेकिन यूसुफ उनसे बेखबर अनाहिता पे नजरें जमाए बैठा था। ऐसे वक्त को मुट्ठी में लेने का ख्याल बिला वजह उसे कभी नहीं आया था, मगर अब वो इतनी देर से बिला वजह उसे देखे जा रहा था। दिल के साइड इफेक्ट्स। वो अनाहिता को देखता रहा और उसकी आंखों में कैद वक्त अपनी रिहाई के लिए यूसुफ को देखता रहा। और उसकी आंखों के रंग उसे बता रहे थे कि फिलहाल उसका इतनी सखावत का कोई इरादा नहीं था कि वो दोनों उस वक्त मुल्क के सबसे मसरूफ शहर की सड़कों पे आवारागर्दी कर रहे थे। ऐसे ही वहां घूमते लोगों के एक दूसरे के साथ रवैये देखते, उन पे बहस करते जा रहे थे। अनाहिता ने उसे साथ साथ इंसानी हमदर्दी और रहमदिली की बातें और वाकयात सुनाई जा रही थी। यूसुफ अनाहिता के बाईं तरफ सड़क की जानिब था। वो दोनों ऐसे ही बातों में मगन थे। यूसुफ को एहसास भी नहीं हुआ कि कब कोई लड़की पूरी कुव्वत से उससे टकराए और जमीन बोस हो गई। यकीनन यूसुफ के फौलादी जिस्म की टक्कर वो सह नहीं पाई थी और जानबूझ के उससे टकराने पे बुरी तरह पछताई, क्योंकि ना तो उसने हीरो की तरह उसे थामा था और ना उसकी आंखों में देखा था। वो बेजारी से इधर उधर देखते हुए इंतजार में था कि कब वो उठे और वो आगे जाए। दूसरी तरफ अनाहिता ने एक लम्हा उसे देखा और वो आधे घंटे से उनके आगे पीछे घूमने वाले उस लड़के को लम्हे में पहचान गई। अभी तक वो यही समझती रही थी कि वो इत्तफाका एक दूसरे के सामने आते रहे हैं। ओह, तो ये चक्कर था। मैं भूल भी जाती हूँ कि मैं यूसुफ सानी के साथ हूँ। ये सब तो होगा ही। अनाहिता ने आगे बढ़ के उसे सहारा दिया। वो हाथ पकड़ के उठ खड़ी हुई, लेकिन उसकी नजरें जैसे यूसुफ पे ठहर गई हो। अनाहिता ने खफकी से उसे घूरा, लेकिन वहां परवाह किसे थी। उसने गुस्से में कदम आगे बढ़ाए,
یوسف بھی ساتھ آیا تو اس لڑکی نے یوسف کا بازو تھام کے اسے روکا تھا۔ اناہیتا کی تو پوری آنکھیں کھل گئیں۔ وہ 2 قدم واپس چل کے آئے اور گھما کے اس کی گال پہ تھپڑ دے مارا۔ یوسف نے مڑ کر اسے دیکھا۔ ابھی تو وہ اسے صلح رحمی اور دوسروں سے محبت سے پیش آنے کا درس دے رہی تھی، اور اب اس لڑکی کا ٹرانس بھی ٹوٹا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے تھپڑ مارنے کی؟ وہ رو دینے کو ہو گئی، ایسے ہی جیسے تمہاری ہمت ہے اسے چھونے کی۔ اس کے آنسو اب گالوں پہ بہہ رہے تھے۔ ایک اور بار ہمارے آگے پیچھے نظر آئے تو دوسرا گال بھی سرخ کر دوں گی۔ دھمکیاں دیتے ہوئے یوسف کو لیے آگے بڑھ گئی تھی۔ اناہیتا نے کچھ آگے جا کے یوسف کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا، لیکن اب وہ اس کے بائیں جانب ہو کے بھیڑ کی طرف چل رہی تھی۔ یوسف نے کئی بار اسے دیکھا لیکن اس کے تیور دیکھ کے چپ رہا۔ اناہیتا کو بہت کم غصہ آتا تھا، لیکن بہت زیادہ آتا اور جاتا بھی جلدی نہیں تھا۔ یوسف اس کے ساتھ چلتا رہا۔ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو وہ تھک کے سڑک کے کنارے لگے بینچ پہ جا بیٹھی۔ کتنی دیر چپ رہو گی؟ یوسف نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ خدا گواہ ہے، سونے کے علاوہ آج تک تم اتنی دیر چپ نہیں رہی۔ میں بور ہو رہا ہوں۔ بھاڑ میں جاؤ تم، وہ ایک دم چلائی۔ تم ایلین ہو کے بھی بچ کے نہیں چل سکتے کیا؟ کوئی بھی ایسے ایرا گیرا تم سے ٹکراتا پھرے گا۔ اور تم چپ کیوں کھڑے تھے اس وقت؟ کہا کیوں نہیں اسے کچھ؟ وہ سانس لینے کو رکی، غصے سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ تو کیا اس نے اتنا بڑا گناہ کیا تھا کہ تم مجھے دیے گئے صلح رحمی کے سارے درس بھول گئی؟ اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، اور ایک لمحہ لگا تھا اناہیتا کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ تم نے کہا تھا کہ جب آپ کے سامنے والے کی کسی بات پہ اتنا غصہ آئے کہ آپ برداشت نہ کر سکو تو وہ جگہ چھوڑ دو، لیکن اسے غصے کی حالت میں جواب مت دو۔ خود سے پوچھو کہ کیا وہ بات اتنی بڑی تھی کہ تم اپنے خدا کے سارے احکامات بھول کر اسے معاف نہ کر سکو؟ اور کیسے اسے اسی کی سکھائی باتیں بتا رہا تھا۔ اناہیتا کو ایک دم شرمندگی نے آ گھیرا۔ ہم انسانوں کے قول و فعل میں بہت تضاد ہے۔ ہم تم ایلینز کے جیسے نہیں ہو سکتے، جہاں بات سنی دماغ میں فیڈ ہو گئی اور عمل کر لیا زندگیاں گزر جاتی ہیں، اور ہمارے اعمال صحیح نہیں ہوتے تو تمہارے پاس حل نہیں ہے نا؟ مسلسل کوشش، ناکام بھی ہو تب بھی کوشش کرتے رہو تو خدا اجر دیتا ہے، وہ بہت سخی ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ ابھی خود سے عہد کرو کہ تم اپنا یہ غصہ ختم کرنے کی کوشش کرو گی۔ اس نے سبات میں سر ہلایا۔ اب اٹھو، ایسے اداس بیٹی تو انا نہیں لگتی، چلائی ہوئی اور ہنستے ہوئی ہی اچھی لگتی ہو۔ جمعہ 8 دن ہوئے نہیں دلائے اور ہو گیا تھڑک پن شروع۔ وہ ہنستے ہوئے اٹھی۔ یوسف نے مائنڈ نہیں کیا۔ کچھ دیر بعد وہ پہلے کی طرح اسے باتوں میں مگن تھی۔ اچھا تمہیں اتنا غصہ کیوں آیا تھا؟ اس نے ایک دم باتوں کے درمیان پوچھا۔ وہ جان بوجھ کے تم سے ٹکرائی تھی اس لیے، لیکن تم نے اسے تھپڑ مارا۔ یوسف نے جھرجھری لی۔ اب مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش مت کرو، مجھے افسوس ہے۔ حالانکہ لہجے سے لگ نہیں رہا تھا اسے کوئی افسوس ہے۔ کوئی تم سے ٹکرائے تو مجھے تو غصہ نہیں آئے گا۔ تم انسان نہیں ہونا، دل میں درد ہوا تھا۔ محبت ہو ہی رہی ہے تو کس ایلین سے؟ تانے مت دو، اب ہمارے پاس دل ہے۔ اس نے تیوری چڑھا کے جتایا تو اناہیتا ہنستے ہنستے دوہری ہو گئی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں یوسف؟ آج وہ شام کے وقت سے لے کے نکلا تھا، ورنہ وہ صبح سویرے نکل پڑتے تھے۔ کہیں بھی چلے جائیں گے۔ وہ ایسے ہی روز یہاں وہاں گھومتے مشاہدہ کرتے تھے۔ ساتھ ساتھ اناہیتا اسے وہاں کے لوگوں کی کیفیات کے بارے میں بتاتی رہتی تھی۔ کوئی اگر سیٹی کی دھن بجاتا ارد گرد سے بے خبر چلتا جا رہا تھا تو کیوں؟ کوئی اگر بے بسی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اور اگر کوئی ماتھے پہ شکننے لیے جلدی منزل پہ پہنچنے کی جلدی میں تھا تو اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ غصہ، خوشی، غمی، بے بسی، چڑچڑاپن، بیزاری سب پہچانتا تھا۔ بس محبت کی طرف اناہیتا اسے نہیں لے گئی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ آخر میں اسے محبت کے بارے میں بتائے گی، کیونکہ یہ جذبہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی اسے آج تک پورا سمجھ نہ پایا ہوگا۔ اناہیتا کو بھی مشکل پیش آنے والی تھی، یا شاید یوسف کو خود ہی کسی سے محبت ہو جائے
और उसे इस जज्बे की वजाहत ना करनी पड़े, इसलिए वो देर कर रही थी। लेकिन उसे मोहब्बत होती भी तो किससे? ना माँ बाप, ना बहन भाई, और रही वो, तो वो इसकी दुनिया में बकिया जिंदगी एक एलियन की तरह गुजारने वाली थी। यूसुफ की जिंदगी के बदले उसकी जिंदगी। यूसुफ ने उसे उस बारे में बता दिया था कि अगर यूसुफ जमीन के लोगों की तरह बन चुका है तो कोई जमीन से आएगा जो यूसुफ की तरह जिंदगी गुजारेगा। कुर्बानी बहरहाल एक कुर्बानी मांगती है, और यूसुफ ने उससे पूछा नहीं था बल्कि बताया था कि वो उसका इंतखाब कर चुका है। वो उनके सैयारे के बारे में जान चुकी थी और अब उनके लिए खतरा बन सकती थी। वैसे भी वो जानती थी कि एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी गुजारना अब उसके लिए महज ख्वाब बन के रह चुका है। या तो वो मार दी जाएगी या उसके सैयारे पे हमेशा के लिए फंस जाएगी। सब कुछ उनकी सोच के मुताबिक हो रहा था, छोड़ के एक चीज को, उसके दिल में पैदा होने वाली यूसुफ की मोहब्बत को। जब वो 15 दिन गुजार के वापस सियारे पे गया तो कुछ वक्त के लिए ही सही अनाहिता का दिमाग आजाद हुआ था। उसने खुद से जुड़े हर रिश्ते को मिस किया और उसकी रातों की नींद हराम हो चुकी थी। वो जमीन पे रहते हुए भी यूसुफ की कैद में थी, लेकिन इस बार ये कैद ज़हनी नहीं जिस्मानी थी। वो पता नहीं कौन सी जगह उसे बंद करके गया था। उसने भी जानने की कोशिश नहीं की कि अब दिल कहाँ आजाद होना चाहता था। उसके लिए आगाही कि वो दिन रात आजाद थे। यूसुफ के साथ गुजरा हर लम्हा उसके जहन में फिल्म की तरह चल रहा था और वो उसकी एक एक अदा पे निसार हुए जा रही थी। उसे अब हैरत होती कि वो 15 दिन इसके साथ बिल्कुल नॉर्मल कैसे रही। कुछ देर बाद अदराक हुआ कि वो उसकी जहनी गुलाम थी। वो उसके मुताबिक ही सोच सकती थी। मोहब्बत दिल में पनपती तो रही थी, लेकिन दिमाग का ध्यान उसके दिल से मुकम्मल भटका चुका था। जो यूसुफ चाहता था वो वही सोचती थी। अब जबकि वो चाह चुका था तो उसे एहसास हो रहा था कि वो कितनी बुरी फंसी थी। एक एलियन से मोहब्बत वो जुर्म था, इसकी सजा उसे सारी जिंदगी भुगतनी थी, और वो उसे आसानी से मरने भी कहाँ देगा। और अगर उसे पता चल गया तो यही सोच उसे दिन रात परेशान किए रखती थी। मोहब्बत का अदराक ऐसे हुआ था कि वो चारों शाने चत हो गई थी। उसे शुरू में पता चलता, वो रोक लेती खुद को। काश, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसे पता चल भी जाता तब भी कुछ अख्तियार में ना होता। ये सब ऐसे ही होना था। उसने पाँव में पड़ी भारी जंजीर की तरफ देखा। एलियन सिर्फ दरवाजा लॉक करने से मुतमईन नहीं होते थे। ये उनकी कोई मखसूस कैदियों वाली जंजीर थी जिसका वजन उठाते वो हाँफने लगती थी। घर है, दाखिली दरवाजे से कुछ पीछे तक वो जंजीर खत्म हो जाती थी। बाकी वो पूरे फ्लीट में घूम सकती थी। आज इसे गए 5वां दिन था। जंजीर से उसके पाँव में जख्म हो गए थे। उसने फिर भी उसे आवाज नहीं दी। काश ये जंजीर सिर्फ पाँव में हो, वो कब की दौड़ के भाग चुकी होती। लेकिन वो जानती थी वो उसे ढूंढ लेगा, और ढूंढने की नौबत तो तब आती ना जब वो यहाँ से भागने की हिम्मत कर पाती। मोहब्बत अपनी तमाम तर शिद्दतों के साथ उस पे वार हुई थी। उसके दिल में वक्फे वक्फे से टीसें उठती रही। उसने पूरी शिद्दत से दुआ की कि वो वापस आ जाए, उसकी तकलीफ तो कम हो, और वो उसके दिमाग को कभी आजाद ना करे। वो कितना हंसती थी इस बात पे कि मोहब्बत जान लेती है, और आज वहां बेटी वो ख्वाहिश कर रही थी कि काश मोहब्बत जान लेती होती। जान तो बीमारी लेती है और मोहब्बत तो रोग है, ना सांस निकलती है ना चलती है। इस हफ्ते में वो सब चेहरे उसके सामने आए थे जो कभी उससे मोहब्बत के दावेदार थे। कितनी हकारत से वो उन्हें देखती थी, कितने गुरूर से बात किया करती थी। उसे उनके लिए अफसोस हुआ। उन्हें भी तो मोहब्बत थी, और वो यकीन से कह सकती थी कि इसमें उनका कोई कसूर नहीं था। वो बेबस ना होते तो इस हसीन की देवी के सामने क्यों आते, क्यों गिड़गिड़ाते, जबकि उन्हें पता था कि वो किसी देवी से बढ़कर गुरूर रखती है। उन सब की बेबसी आज महसूस कर सकती थी।
लेकिन वो उनसे माफी नहीं मांग सकती थी। वो जानती थी उसे सबकी बद्दुआएं लगी थी। उन्होंने ना भी दी हो, खुदा तो उसका गुरूर देख रहा था ना। कोई अनाहिता से नसीहत करने को कहता तो वो बस एक ही बात कहती, कुछ भी करो लेकिन किसी की मोहब्बत का मजाक मत उड़ाओ। क्योंकि जब ये अपने शिकंजे में जकड़ती हैं तो इंसान कहीं का नहीं रहता। सर घुटनों पे रख के उसने आंखें बंद कर ली। एक मंजर जहन के पर्दे पे लहराया। बातें करते करते वो एकदम रुकी तो यूसुफ उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। उसकी नजर गोलगप्पे वाले पे पड़ी थी। यूसुफ यूसुफ, उसने पुरजोश होके उसको पुकारा। क्या हुआ? आबरू उठा के पूछा गया। तुम्हारे पास पैसे हैं? ऑफ कोर्स, मैंने नेशनल बैंक लूटा है ना। उफ, उसकी तंज अनाहिता को पहली बार कोई टक्कर का मिला था। मुझे गोलगप्पे खाने हैं, उसने होंठ लटकाए। उसने चुपके से तस्वीर बनाई। वो नहीं जानता था कि वो ये सब क्यों कर रहा है, और वो इंसानों की तरह खुद को बहलाने के लिए बहाने भी नहीं करता था। तो उसके लिए पैसों की क्या जरूरत? उसने ऐसे ऐसे देखा जैसे उसके दिमागी हालत पे शक हो। जाके ले लो जो भी चाहिए, मैं हूं तो क्या गम है। उसने ऐसे कंधे उचकाए जैसे अपने सियारे के साथ उस दुनिया का भी बादशाह हो। अनाहिता ने इधर उधर देखा। सब कुछ अपनी जगह मंजमंद हो गया था। वाह, ये तुमने कैसे किया? खुशी उसके अंग अंग से फूट रही थी। आम खाओ, पेड़ मत गिनो। वो उससे घूरते हुए गोलगप्पे वाले की तरफ बढ़ गई। मजाल है जो सीधा जवाब दे दे, कभी मनहूस। रात के 2 बजे वो थक हार के बिस्तर पे गिरी। यूसुफ शीशे के सामने खड़ा तंकीदी निगाहों से खुद को देख रहा था। क्या हुआ? उसने आधी खुली आधी बंद आंखों से उसे हैरत से देखा था। मैं इंसानों जैसा ही लग रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, क्यों? सब लोग मुझे इतना घूर रहे थे, खास तौर पे लड़कियां। मुझे तशवीश हो रही थी किसी को शक तो नहीं हो गया। वो इसलिए नहीं देख रही थी। उसने सर पीट लिया। ये उस अजनबी लड़की के टकराव से पहले का वाकया था। फिर किस लिए देख रही थी? तुम इतने हैंडसम हो ना, तो लड़कियां तो मुड़ मुड़ के देखेंगे ही। उसने हंसी रोकी। अच्छा, तुम भी इसलिए देखती हो? मैं कब देखती हूँ? उसने इधर उधर देखा। यूसुफ ने रुक के उसे देखा। दिल की धड़कन चेक करा। उसने बात बदली। यूसुफ, स्टेथोस्कोप। वो आगे हुआ तो उसने सर पीट लिया। ऐसे ही चेक करो। उसने सीने पे हाथ रख के घड़ी देखी। हार्ट बीट नॉर्मल थी। इसके सियारे पे हार्ट बीट नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा थी। जमीन पे आगे नॉर्मल हुई थी। वो रोज यहाँ वहां घूमते रहते और रात गए फ्लैट में आते। ये नाहिदा का शहर नहीं था। वो जानबूझ के उसे दूसरे शहर में ले गया था, और उसका दिमाग पूरी तरह यूसुफ के कंट्रोल में था। उसकी मर्जी के बगैर वह सोच भी नहीं सकती थी। चनाचे उसके दिमाग में अपने बाबा या दोस्तों से मिलने का ख्याल पैदा नहीं हुआ था। काश ये सारे एलियंस हम इंसानों को सोचे और ख्यालात कंट्रोल करने का तरीका बता दे। जिंदगी कितनी सहल हो जाए। न जाने वो कब वापस आएगा। जाते हुए बताकर तो नहीं गया, लेकिन उसने कहा था वो जल्दी वापस आएगा। वो जानती थी जिस मीटिंग में वो शिरकत करने गया है, उसमें अनाहिता के मुतालिक ही आखिरी फैसला होना था। उसे तजस्सुस भी नहीं हो रहा था। वो चाहती थी बस वो वापस आ जाए और ठीक हो। आखिरी मुलाकात में उसे यूसुफ अजीब सा लगा था। वो खामोशी से उसे सुन रहा था और हद से ज्यादा संजीदा था। मुझे मोहब्बत भी हो सकती है ना अनाहिता? जाने क्यों उसे ख्याल आया था। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन जमीन पे मोहब्बत मत करना। अपनी दुनिया की किसी लड़की से मोहब्बत करना। तुम्हारे सहारे पे लड़कियां नहीं होती यूसुफ। नहीं, फिर किससे होगी मोहब्बत? ऐसा करो, दिल तक मोहब्बत की रसाई मत होने देना। दिल पे बस नहीं चलता मेरा। उसने सिर्फ आंखें उठा के उससे ऐसे देखा कि वो धक से रह गई। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो पहली बार गड़बड़ाया था। हार्ट बीट तेज है क्या? उसने दिल पे हाथ रखने को हाथ आगे किया तो वो तेजी से पीछे हटा। हाँ ठीक है। अच्छा, उसने हाथ पीछे किया। तुम्हें मोहब्बत हुई कभी या ना? थोड़ी देर खामोश रहने के बाद उसने फिर से पूछा। हाँ ना। किससे? दिल जोर से धड़का था। बाबा से, और मेरी बेस्ट फ्रेंड है उससे।
کیسا محسوس کرتی ہو تم؟ اچھا، جب میں ان کے ساتھ ہوتی ہوں تو ایسا لگتا ہے سب سے زیادہ خوش قسمت ہوں۔ محبت کرنے والوں کا ساتھ خوشی ہی دیتا ہے ہمیشہ۔ ہاں، ہمیشہ۔ ہاں، کبھی جب ناراض ہوں تو بھی محبت برقرار رہتی ہے، لیکن بس مان ہوتا ہے کہ منایا جائے گا۔ محبت ختم یا کم نہیں ہوتی کہ موجودگی ویسے ہی سکون دیتی ہے۔ تو پھر یہ کون سی فیلنگس ہیں جو مجھے سانس نہیں لینے دے رہی؟ یہ کیا محسوس کر میں آج؟ وہ رک کے اناہیتا کی طرف مڑا اور اناہیتا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ ایسا جیسے کوئی کاٹ رہا ہو دل کو۔ پہلی بار میں کسی قسم کا درد محسوس کر رہا ہوں، اور صرف دل میں۔ تمہاری باڈی ہارٹ کو ریئیکٹ کر رہی ہے شاید۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے، یہ کوئی فیلنگس ہیں جو مجھے بے چین کر رہی ہیں۔ اس نے بالآخر اناہیتا کے سامنے اپنا درد رکھا۔ مجھے لگا یہ محبت ہوگی، لیکن تم نے کہا محبت بے چین، یہ… اس نے دل پہ ہاتھ رکھا۔ تم بھی یہی سب محسوس کر رہی ہو نا؟ تم تو بتا سکتی ہو یہ کون سی فیلنگس ہے؟ میں کیسے؟ میں نے تمہارا ہارٹ اپنے ہارٹ سے کنیکٹ کیا جیسے دماغ کیا تھا۔ بلی آخر تھیلے سے باہر آ گئی اور اناہیتا نے اپنا سر پیٹ لیا۔ یا اللہ یوسف، کہا تھا نا میں نے، ایسا مت کرنا۔ اوکے، میں کافی سزا جھیل چکا ہوں، اب علاج بتا۔ تم نے غلط کیا، ایسی کسی کی فیلنگس نہیں چراتے۔ اناہیتا کو ابھی تک افسوس ہو رہا تھا۔ اس نے محض شانیں اچکا دی۔ اس درد کی دوا بتاؤ، میں ایسے نہیں رہ سکتا۔ وہ سخت بے بس لگ رہا تھا۔ اناہیتا کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی۔ تم ہنس رہی ہو؟ اس نے سخت خفگی سے اسے دیکھا۔ تم ہمیشہ تانے دیتے تھے نا کہ زمین والے کمزور ہیں، ہم مضبوط ہیں۔ اب بتاؤ، ہم چاہیں جسمانی درد اتنا برداشت نہ کر سکے، لیکن جو دل کی تکلیف ہم سہتے ہیں نا مسٹر ایلین، وہ تم لوگ نہیں برداشت کر سکتے۔ مان لو اب کہ ہم کمزور نہیں ہیں، اپنی اپنی جگہ ہم دونوں مضبوط ہیں۔ مان لیا، اب کچھ علاج کرو۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ اناہیتا کو جی بھر کے پیار آیا، اور یوسف نے کرا کے دل پہ ہاتھ رکھا۔ تم کچھ چھپا رہے ہو نا؟ اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ اناہیتا کا ہلکا سا درد اسے شاید 10 گنا ہو کے محسوس ہو رہا تھا۔ ہاں، میں نے سب محبت سے ریلیٹڈ بیہیویئر سیکھے، کیونکہ دل میں محبت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، میں نے سب محبت سے ریلیٹڈ بیہیویئر سیکھے، کیونکہ دل میں محبت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ Is he saved very long ago؟ اور تم نے آج تک مجھے